प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो आज हम दोस्तों क्लास 12th का जो हिंदी का पेपर है वो देखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आरबीसी 12th क्लास हिंदी का पेपर आपका 12 मार्च 2024 को होने वाला है। अगर आपका भी एग्जाम 12 मार्च 2024 को होने वाला हिंदी का है तो इस क्लास को आप ध्यान से पूरा देखिए और आप क्या करें दोस्तों, 80/80 पूरा आपको अंक लाने हैं। ठीक है दोस्तों, पेपर देखेंगे किस टाइप का पेपर आएगा। तो देखिए, उच्च माध्यमिक परीक्षा क्लास 12th अनिवार्य हिंदी, समय रहेगा 3 घंटे 15 मिनट और 80 नंबर का पेपर रहेगा। अगर आपका टारगेट 80/80 तो इस क्लास को आप ध्यान से पूरा जरूर देखना विद्यार्थियों। कुछ पेपर के निर्देश है कि सर्वप्रथम आपको अपने प्रश्न पत्र पर नामांकन लिखने हैं, सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य हैं। ठीक है, तो बेसिक चीजें आपको ध्यान रखना है। अब देखो, शुरुआत करते पहले प्रश्न दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में पहले, तो फिर आपके अतिरिक्त गुणात्मक, खाली जगह वाले मतलब निम्नात्मक, सारे क्वेश्चन अपन देखने वाले दोस्तों, साथ में उत्तर भी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो पेपर का पहला ही क्वेश्चन आपके सामने पूछा है, निम्नलिखित बहुचयनात्मक प्रश्नों का उत्तर अपनी पुस्तिका में आपको लिखना है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि समेकित भाषा किसे कहते हैं। इनमें से बताना समेकित भाषा का उदाहरण कौन सा है, रेडियो, इंटरनेट, टीवी या अखबार। तो समेकित भाषा का जो आपका उदाहरण है वो है दोस्तों इंटरनेट। जो भी इंटरनेट कमेंट कर रहा है, इंटरनेट ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा, इंटरनेट पर मौजूद हिंदी की साहित्यिक पत्रिका कौन सी है दोस्तों। इंटरनेट पर मौजूद दोस्तों हिंदी की साहित्यिक पत्रिका कौन सी है, वागर्द या कादबनी, हिंदी सराय या दोस्तों ये सभी। तो इंटरनेट पर दोस्तों उपलब्ध ये सभी क्या है आपकी दोस्तों, हिंदी की साहित्यिक पत्रिका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल ध्यान से दोस्तों देखना, इनको याद करके जाना एग्जाम से पहले बता रहा हूं आपको, गारंटी है मेरी, हूबहू आपको मिलेंगे दोस्तों। अगला पूछा है, रोमन किस भाषा की लिपि है। रोमन दोस्तों वो किस भाषा की लिपि है, हिंदी की, संस्कृत की, अंग्रेजी की या मराठी की। अपन कहते हैं अपन रोमन लिपि में लिख रहे हैं, तो मतलब रोमन है वो किस भाषा की लिपि है ना। तो रोमन क्या है दोस्तों, अंग्रेजी भाषा की लिपि होती है। रोमन क्या है, अंग्रेजी भाषा की लिपि होती है। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल आपके सामने पूछा है दोस्तों, मलयालम भाषा बोली जाती है दोस्तों। मलयालम भाषा कहाँ बोलते हैं, केरल में, कर्नाटक में, बिहार में या तमिलनाडु में। फटाफट कमेंट करें कि मलयालम है वो कहाँ बोलते हैं। तो मलयालम बोलते हैं दोस्तों आपके कहाँ पर, केरल में। जो भी केरल कमेंट कर रहा है, केरल ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है दोस्तों, दिन जल्दी जल्दी ढलता है के कवि है कुंवर नारायण, अशोक धनवा, हरिवचंद राय या दोस्तों फिराक गोरखपुरी। आपसे पूछा है दिन जल्दी जल्दी ढलता है, इसके कवि कौन है। तो इसके कवि कौन है आपके, वो है हरिवंश राय। ठीक है ना, जो भी ऑप्शन नंबर सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका सही है दोस्तों। अगला प्रश्न पूछा है, कवि बादल का आह्वान किस रूप में करता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, आपने पाठ में पढ़ा होगा कि कवि बादल का जो आह्वान करता है वो किस रूप में करता है दोस्तों। तो ये करता है आपके, बिल्कुल आपका उत्तर आ चुका है, क्रांति के रूप में। कवि बादल का दोस्तों आह्वान है वो क्रांति के रूप में करता है। अगला प्रश्न, उषा का जादू किसके उदय पर होने पर टूटता है। उषा का जादू है दोस्तों वो किसके उदय पर क्या हो जाता है, टूट जाता है। तारों के, चंद्रमा के, कवि के या सूर्य के। तो देखो, लालिमा होती है सुबह सुबह, आपको पता है जब सूरज नहीं उगता उससे पहले क्या होती है दोस्तों, उषा का जादू होता है। बट जैसे ही सूर्य का उदय होता है उषा गायब हो जाती है। तो ऑप्शन क्या रहेगा, डी ऑप्शन आपका सही रहेगा, सूर्य के। अगला प्रश्न पूछा दोस्तों, इंद्रसेना को लेखक ने क्या नाम दिया। इंद्रसेना को लेखक ने क्या नाम दिया था, वानर सेना, राम सेना, मेढक मंडली या कछुआ मंडली। तो ध्यान रखना ऐसे प्रश्नों में आपको कि भाई इंद्रसेना के दोस्तों है ना, इसको लेखक ने क्या नाम दिया था, लेखक ने इनको कहा था मेढक मंडली। इंद्रसेना को लेखक ने क्या बोला था, मेढक मंडली कहा था। अगला प्रश्न दोस्तों देखो, ये ऑप्शन वाले क्वेश्चन भी अगर आप सही करते हो तो भी आपके क्या है, काफी हद तक अच्छे नंबर आ सकते हैं। पर अपन का टारगेट है 80/80 करना। ठीक है, बिल्कुल 80 में से 80 पूरे आपको लाना है। देखिए क्या पूछा दोस्तों, जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है। जाति प्रथा के अनुसार बताना श्रम विभाजन है वो किस अनुसार किया जाना चाहिए। तो वो दोस्तों होना चाहिए रोजगार सृजन। जी हाँ दोस्तों, जाति प्रथा के अनुसार श्रम का विभाजन किस प्रकार होना चाहिए, तो वो होना चाहिए दोस्तों रोजगार सृजन के आधार पे। अगला प्रश्न आपसे पूछा दोस्तों, समाज के सदस्यों को समाज उपयोगी बनाने के लिए उपलब्ध करवाना चाहिए। समाज के सदस्यों को क्या बनाना है, समाज के उपयोगी बनाना है। तो अपन को उसको क्या उपलब्ध करवाना चाहिए, साधन, धन, कौशल या सम्मान अवसर, सम्मान व्यवहार।
तो आपको पता है क्या आएगा, सम्मान अवसर और समान व्यवहार अगर अपन उनको उपलब्ध करवाते तो क्या आएगा, वो हमारे समाज के उपयोगी आएंगे, समाज में काम आएंगे। ठीक है ना। समाज के सदस्यों को समाज उपयोगी बनाने के लिए क्या करना चाहिए, समान अवसर और समान व्यवहार उपलब्ध करवाने चाहिए। अगला सवाल दोस्तों, बाजार का जादू है ना किसके माध्यम से काम करता है, लो बताओ। बाजार का जादू है दोस्तों, वो किसके माध्यम से काम करता है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर आएगा आंख के माध्यम से। ठीक है ना। बाजार का जादू है वो क्या करता है, आंख के माध्यम से काम करता है। डी ऑप्शन आपका सही है। अगला पूछा दोस्तों, क्या पूछा है, बिल्कुल, किसंदा यशोधर बाबू को क्या कहकर बुलाते थे, बताओ भाई। किसंदा यशोधर बाबू को क्या नाम से बुलाते थे दोस्तों, भाऊ, बेटा, यशोधर या भाई, बताओ। किसंदरा जो आपके यशोधर बाबू को क्या कह के बुलाते थे विद्यार्थियों, वो दोस्तों बिल्कुल क्या बोलते थे, इनको भावुकनक के नाम से जानते थे। बिल्कुल भाऊ बोलते थे, भाऊ। ठीक है। अगला सवाल आपके सामने पूछा है, जूझ उपन्यास मूलतः किस भाषा में रचित है। उपन्यास का नाम है जूझ। ये जूझ उपन्यास है, ये किस भाषा में रचित है वो आपको बताना है। तो बिल्कुल जूझ की जो दोस्तों आपकी भाषा है वो मराठी है। कौन सी भाषा है, मराठी भाषा है दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने, यशोधर बाबू सिल्वर वेडिंग है ना, सिल्वर वेडिंग के आयोजन को मानते थे, पारंपरिक मानते थे क्या, समयानुकूल मानते थे क्या, उत्कृष्ट या विदेशी परंपरा, बताओ। यशोधर बाबू है वो क्या है, सिल्वर वेडिंग को किस नाम से जानते थे या क्या मानते थे दोस्तों। तो ऐसा प्रश्न अगर आ जाए एग्जाम में तो वो क्या मानते थे, इसको विदेशी परंपरा मानते थे। कैसी परंपरा, विदेश की परंपरा। अगला प्रश्न दोस्तों बिल्कुल ये हो गया विदेशी परंपरा। अगला सवाल है, अतीत में दबे पांव के लेखक कौन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। अतीत में दबे पांव के लेखक अगर आपसे पूछ ले एग्जाम में तो वो कौन है दोस्तों आपके, वो है ओम थानवी। ओम थानवी दोस्तों। मैं आपको बता चुका हूँ आपके पेपर में दोस्तों कितने क्वेश्चन आएंगे, अबसद से कुल 16 प्रश्न आपके है ना वो कैसे आएंगे, MCQ आएंगे, अबसद वाले आएंगे, तो ध्यान रख लेना। अगला सवाल, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है, बताओ भाई। मोहनजोदड़ो का अर्थ है काली चूड़ियां, मोहन का पूरा, मुर्दों का टीला या कृष्ण का गांव। तो ध्यान रखना विद्यार्थियों, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या होता है, मुर्दों का टीला। बिल्कुल ऑप्शन यहाँ पर सी आपका सही रहेगा। बहुत बढ़िया दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। अब अपन क्या करेंगे दोस्तों, रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे। आपके एग्जाम में दूसरा प्रश्न ऐसा आएगा, क्या करनी, खाली जगह भरनी है। इसमें कुल आपके 6 खाली जगह आएगी और एक एक नंबर की एक खाली जगह है, तो मतलब कुल मिला के 6 नंबर यहाँ आपको यहाँ से मिलने वाले हैं। तो पहला प्रश्न क्या पूछा है दोस्तों, नक्षत्र हवा से बात कर रहा है, कौन सी शब्द शक्ति का उदाहरण है। नक्षत्र क्या हो रहा है यहाँ पर, हवा से बात कर रहा है, मतलब कौन सी शब्द शक्ति आएगी, लक्षणा आएगी। लिखो साइड में लक्षणा, लक्षणा। ठीक है ना। बिल्कुल, नक्षत्र हवा से बात कर रहा है में कौन सी शब्द शक्ति है, लक्षणा शब्द शक्ति है दोस्तों। अगला है दोस्तों, वाच्यार्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति कौन सी है दोस्तों, जो क्या करवाए, वाच्यार्थ का बोध करवाए, वो होती है अभिधा शब्द शक्ति। कौन सी दोस्तों होती है, अभिधा। अभिधा शब्द शक्ति क्या करती है दोस्तों, बिल्कुल वाच्यार्थ का बोध करवाती है। देखिए अगला, कनक कनकते, कनक तनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो यमक अलंकार है। ध्यान रखना, यमक अलंकार का उदाहरण पक्का पूछते हैं एग्जाम में। देखिए किस पंक्ति में, किसी पंक्ति में वक्ता द्वारा बोली गई बात का अर्थ श्रोता द्वारा भिन्न रूप में निकाला जाता है। जैसे मैं कुछ बोल रहा हूँ, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और आप इसका अर्थ उल्टा समझते हो, जैसा मैं समझा रहा हूँ वैसा नहीं समझ रहे हो, है ना, भिन्न रूप में उसको प्राप्त कर रहे हो। तो उसमें कौन सा अलंकार आएगा दोस्तों, फटाफट कमेंट करेंगे। बिल्कुल, वक्ता द्वारा बोली गई बात है और श्रोता क्या करता है, भिन्न रूप में ग्रहण करता है, तो वहां पर क्या होता है, वक्रोक्ति अलंकार होता है, वक्रोक्ति अलंकार। ध्यान रखना दोस्तों, वक्रोक्ति अलंकार रहेगा। ठीक है। बिल्कुल, ये हो गए आपके 2 प्रश्न और भी है। शपथ पत्र के लिए अंग्रेजी शब्द क्या रहेगा, शपथ पत्र को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, फटाफट कमेंट करेंगे, फटाफट एक बार कमेंट करेंगे दोस्तों। शपथ पत्र को इंग्लिश में क्या कहेंगे, पारिवारिक शब्द आपको बताना है। तो देखो इससे क्या बोलते हैं दोस्तों, उससे बोलते हैं, देखो मैं लिख के एक बार दिखा देता हूँ, AFF, ठीक है, IDAVIT, ठीक है ना। बिल्कुल, एफिडेविट, ये क्या है दोस्तों, शपथ पत्र का अंग्रेजी शब्द हो जाएगा आपका। ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपसे क्या पूछा है, बिल्कुल ब्रेन ड्रेन शब्द का हिंदी अर्थ लिखिए। देखो यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसको हिंदी में लिखना है, तो यहाँ पर आएगा इसका प्रतिभा पलायन, प्रतिभा, प्रतिभा पलायन। ठीक है,
ये दोस्तों क्या ऐसे दो खाली जगह आएगी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा है गद्यांश से। जी हाँ दोस्तों, हिंदी में गद्यांश ना ऐसी बात हो सकती है क्या? हिंदी में गद्यांश पक्का है, और गद्यांश आपका 6 नंबर का दोस्तों कितना नंबर का आएगा? 6 नंबर का गद्यांश आएगा, 6 नंबर का पद्यांश आएगा, और सब प्रश्न व्याख्या वगैरह है ना। तो हिंदी में मजे भाई, हिंदी में आप क्या है 80 में से 80 ला सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। बस आप जुड़े रहे मेरे साथ में, मैं आपको 12th की संपूर्ण तैयारी करवाऊंगा। 12th क्लास की संपूर्ण तैयारी कहाँ पर करवाई जाएगी? RP स्टडी पर। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लो सभी विद्यार्थी। और 12th के बाद आपको BSTC की तैयारी में मैं करवा दूंगा। ठीक है ना, BSTC से आप टीचर बन सकते हो, आपको पता है ना 12th के बाद। तो आप BSTC की तैयारी भी यहाँ से कर लेना। RP स्टडी ऐप को डाउनलोड करके, और हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, इसके बाद आंसर की भी करवाएंगे हिंदी की पेपर के बाद में। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर आपको हर विषय की क्लास मिल जाएगी आपके 12th की। अब देखिए, गद्यांश को पढ़ना है और आपको उत्तर बताने दोस्तों। पहला ही क्या पूछा दोस्तों आपसे, पहले जैसे ही पेपर आए ना, ध्यान से गद्यांश को पूरा पढ़ लेना। ठीक है, अब इसमें क्या पूछा दोस्तों, भारतीय धर्म नीति के प्रणेता किस विषय के जागरूक थे और क्यों थे दोस्तों? तो मैं देखो यहाँ पर गद्यांश मैंने एक बार पूरा पढ़ लिया है, मैं आपको सीधा ही उत्तर बता देता हूँ। ठीक है ना, ये देखो, भारतीय प्रणेता नैतिक मूल्यों के प्रति अधिक जागरूक थे, उनकी ये धारणा थी है नैतिक मूल्यों को दृढ़ता पालन किया जाना चाहिए। तो देखो यहाँ पर क्या पूछा है कि भाई देखो ये प्रश्न क्या पूछा आपसे दोस्तों, भारतीय धर्म नीति में प्रणेता किस विषय में जागरूक थे? तो आपको पता नैतिकता मूल्यों के प्रति क्या थे, जागरूक थे। ये पड़ा उत्तर, ये पड़ा उत्तर दोस्तों पहली लाइन में ही। ठीक है, पर आप थोड़ा क्या करना, यहाँ तक लिख देना ताकि क्या हो सके, थोड़ा सा बड़ा उत्तर हो सके। उसके बाद दोस्तों आपसे पूछा मनुष्य के विवेक बुद्धि से किसका निर्माण होना संभव है? मनुष्य के विवेक से क्या होता है दोस्तों, उच्च कोटि की जीवन प्रणाली। ठीक है ना, क्या होता है दोस्तों, उच्च कोटि की जीवन प्रणाली। बिल्कुल ध्यान रखना, ये पढ़ा देखो है ना। उन्हें उच्च कोटि की जीवन प्रणाली के निर्माण के लिए वेद के आधार पर जीवन प्रणाली उत्कृष्ट होती है, तो ये देखो संभव है। तो ये पड़ा दूसरे का उत्तर। ऐसे आप क्या है बिल्कुल बहुत इजी उत्तर ढूंढ सकते हो, ये आपको ध्यान रखना है। उत्कृष्ट जीवन प्रणाली कैसे निर्मित होती है ना, तो वो भी आपको यहाँ पर क्या है, आपको बताया लोगों को एक समान संकल्प है, अभिप्राय हो, सभी के मन में समानता हो, भावना जाग रही हो, मिलजुल कर रहे सब, तभी क्या हो सकता है, उत्कृष्ट जीवन प्रणाली का निर्माण हो सकता है। चरित्र को मानव जीवन की अमूल्य निधि क्यों कहा गया? चरित्र होता है ना, चरित्र है ना, उसको दोस्तों आपको पता है चरित्र को मानव की क्या बोलते हैं, अमूल्य निधि कहते हैं, क्योंकि ये क्या है, मानवीय गुण है जो दोस्तों क्या है, पशुओं से अलग करता है। नहीं तो फिर पशुओं में मनुष्य में फर्क क्या रह जाएगा अगर दोनों का चरित्र सेम रहेगा। तो ये क्या करता है दोस्तों, बिल्कुल पशु और मनुष्य को अलग करता है, श्रेष्ठ जीवन की श्रेणी प्रदान करता है, और क्या करता है, उसे पशु से भी ऊंचा स्थान प्राप्त करता है। तो देखिए उसके बाद चरित्र की उपेक्षा कब होती है, चरित्र की उपेक्षा होती है वो कब होती है, वो आपको बताना है। तो देखो दोस्तों, चरित्र की उपेक्षा कब होती है, जब मनुष्य क्या हो, कटु और संसत वाणी बोलता है ना, अपने शारीरिक शक्ति का उपयोग दूसरे निर्बल लोगों को दबाने के लिए करता है, तब क्या होती है दोस्तों, चरित्र की उपेक्षा होती है। मैं बता रहा हूँ, मैंने ये पूरा पढ़ रखा है, तो मैं आपको बिल्कुल उत्तर बता रहा हूँ इसलिए। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या है? शीर्षक तो पक्का आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस गद्यांश का शीर्षक है दोस्तों, वो अगर आपसे पूछे क्या है तो क्या है, सभ्य समाज और है ना, सभ्य समाज का आधार चरित्रवान नागरिक। इसका दोस्तों गद्यांश का शीर्षक क्या है, बिल्कुल सभ्य समाज का आधार चरित्रवान नागरिक। ठीक है, आप थोड़ा सा आगे बढ़ते दोस्तों, अगला प्रश्न भी क्या पूछा है, पद्यांश आ गया। पद्यांश को पढ़ के आपको क्या करना, उत्तर देना है दोस्तों। पद्यांश को पढ़ लिया आपने, बिल्कुल पढ़ लिया होगा। पहला प्रश्न पद्यांश से पूछा है दोस्तों, मस्त पक्षी कहाँ रहकर राग सुनाते हैं? देखो ये प्रश्न भी आपका 6 नंबर का है। ठीक है, 6 प्रश्न है 6 नंबर का, मतलब 12 नंबर गद्यांश पद्यांश से मिल जाएंगे, 6 नंबर खाली जगह से मिल जाएंगे, और वो दोस्तों ऑब्जर्व वाले तो आप मुझे पता है कर ही लोगे। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, हिंदी बिल्कुल आपको आराम से करनी है, और पूरे में से पूरे नंबर आपको लाने हैं। ठीक है, ये आप कर दोगे दोस्तों, है ना। इसको पहले क्या करना, आपको इसकी व्याख्या समझनी है, उसके बाद इसका उत्तर आप निकाल पाओगे। ठीक है, तो एक बार मैं आपको बता देता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। देखो मस्त पक्षी वो क्या करते हैं, वृक्षों पर रहते हैं तथा प्रसन्नतापूर्वक क्या करते हैं, राग सुनाते हैं, अर्थात चचाते हैं। अगला सवाल पूछा, वृक्षों ने अपने को किसका मित्र बताया और क्यों बताया दोस्तों? तो वृक्षों ने क्या बताया, अपना मित्र है वो मनुष्यों का मित्र बताया है, क्योंकि क्या है, वृक्षों के कारण क्या है, हरियाली और छाया रहती है, वातावरण शुद्ध रहता है, ताप से रक्षा होती है, गर्मी नहीं होती है। ठीक है, बिल्कुल वृक्ष ने मनुष्यों से क्या निवेदन किया है दोस्तों, वृक्षों ने क्या किया है, बिल्कुल बोला कि हमें काटे नहीं,
है ना, कि वो क्या है, मनुष्य उसे काटे नहीं, यही निवेदन किया है। दोस्तों उगने वाली कोमल फोकल से अलंकार बताइए। अब देखो, उगने वाली कोमल कोमल से आपको बताना यहाँ पर कौन सा है दोस्तों, उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार कैसे आएगा गुरुजी बताओ, लिखो उपमा अलंकार। उपमा अलंकार आएगा कैसे वो तो बताओ। तो देखो कोमल कोपल में क्या है, अनुप्रास अलंकार भी है, ठीक है, ध्यान रखना। कोमल और कोपल, इसमें आपका अनुप्रास अलंकार है, बट यहाँ पर कौन सा है दोस्तों, उगने वाली, इसमें पूरे में कौन सा है, वो है आपका उपमा अलंकार। ठीक है दोस्तों, अब पूछा उपयुक्त काव्यांश की भाषा की विशेषता बताओ। उपयुक्त काव्यांश दिया गया, इसकी अपनी भाषा की विशेषता बतानी दोस्तों। तो इसकी भाषा कैसी है, सरल भाषा है, प्रभावपूर्ण है, सुबद्ध शब्दों में कवि ने अपनी बात कही है, भाषा क्या है, भावानुकूल है। उसके बाद दोस्तों कवि ने उपयुक्त पद्यांश में क्या संदेश दिया है, तो इस पद्यांश में क्या कहा है कवि ने दोस्तों, सबको मिलजुल कर रहने का संदेश दिया है, आपस में घृणा और हिंसापूर्ण आचरण न करने की सलाह दी है। अब देखो प्रश्न आ गया आपके 40 शब्दों के, जी हाँ 40 शब्दों में आपको इसका उत्तर देना है, मतलब अति लघुरात्मक प्रश्न है, ये लघुरात्मक है, ठीक है। उसके बाद अति लघुरात्मक, ठीक है, अति लघुरात्मक आपसे क्या पूछा है, लघुरात्मक क्या पूछा दोस्तों। एंकर बाइट से आप क्या समझते हैं दोस्तों, एंकर बाइट क्या होता है पता है क्या आपको, ये क्या है दोस्तों, एक टीवी में सूचना का एक चरण होता है। बाइट यानी दोस्तों कथन, है ना, एक टेलीविजन में किसी भी खबर की पुष्टि करने के लिए इससे संबंधित बाइट दिखाई जाती है। इस तरह की क्या होती है दोस्तों, टेलीविजन पत्रिका बाइट का बड़ा महत्व होता है, यह आपको लिखना है। लेखक के मन में कवियों के प्रति क्या धारणा बन गई थी दोस्तों, तो लेखक के मन में दोस्तों कवियों के बारे में क्या धारणा बन गई थी, कि कवि भी हमारी तरह क्या है, बिल्कुल हाड़ मांस और लोभ मोह का मनुष्य होता है। इससे कवि के मन में ये बात थी, बैठ गई थी कि कवि क्या है, बिल्कुल वह भी कवि बन सकता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यशोधर बाबू अक्सर घर देर से क्यों लौटे थे, तो देखो यशोधर बाबू अगर आपसे पूछे ना, तो यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, बिल्कुल जल्दी घर आने पर क्या है, किसी भी बात को लेकर विवाद होने की संभावना रहती थी। अगर यशोधर बाबू जल्दी घर आते तो क्या है, लड़ाई हो जाती घर पे किसी भी बात को लेकर, है ना। पारिवारिक शब्दों से बचने के लिए क्या है, वो घर देर से आते थे। ठीक है दोस्तों, दारिद दशासन कहकर तुलसी क्या व्यक्त करना चाहते थे दोस्तों, तो दारिद्र दशासन कहकर तुलसी ने क्या कहा है दोस्तों, अपने काल की दरिद्रता व तुलना रावण से की है दोस्तों। वह बताना चाहते थे कि निर्धनता अत्यंत प्रबल व दुखदायी होती है और निर्दयता पूर्वक लोगों को सता रही है दोस्तों ना। लोगों पर उसका आतंक इस प्रकार व्यापक है जैसे रावण ने सुर नर मुनि और अंकित किए थे। ठीक है, ये ध्यान रखना, तो रावण के समान तुलना की है दोस्तों। भक्तिन को ये नाम किसने दिया और क्यों, बताओ भाई, है ना, भक्तिन को ये नाम किसने दिया था और क्यों दिया था, पाठ के आधार पर आपको बताना है। तो बिल्कुल भक्तिन का असली नाम क्या था दोस्तों, लक्ष्मीन था, लक्ष्मीन, यहाँ लक्ष्मी था, ये आप कह सकते हो। ठीक है, अपना असली नाम किसी को नहीं बता देती, लक्ष्मी ने, लक्ष्मी दोस्तों क्या था, एक स्मृति का सूचक था। लक्ष्मी ने सदा दुर्भाग्य को ही झेला है ना। इस विरोधाभास के कारण वो क्या है, समझदारी से अपना नाम लक्ष्मी किसी को बताती नहीं थी। महादेवी ने उसके कंठीमाला देकर उसका नाम क्या है, भक्तिन रख दिया था। ठीक है दोस्तों, अब खंड स की तरफ चलते हैं। अब आपको उत्तर क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर 60 से 80 शब्दों में, 60 से 80 मतलब 6 से 8 लाइन में आपको उत्तर देना है। ठीक है ना, तो देखो क्या पूछा है, बाजार के कौन से दो पक्ष है जिनकी विशेषता स्पष्ट कीजिए। अब देखो ये बड़े बड़े सवाल, इसके उत्तर मैं नहीं बता पाऊंगा, टाइम लग जाएगा। ठीक है ना, बाकी मैं हर विषय के आपके मॉडल पेपर लेके आऊंगा। देखिए बाजार के कौन से दो पक्ष होते हैं वो आपको यहाँ पर क्या करना है, लिखना है दोस्तों। ठीक है, ज़्यादा हार्ड पेपर नहीं आएगा, चिंता ना करें, बस जैसा आपको बता रहा हूँ मैं वैसा ही पेपर आपके एग्जाम में बिल्कुल हूबहू छपेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों, लेखक ने मना करने पर जीजी ने उसको किस प्रकार समझाया। उसके बाद दोस्तों, बालरा कविता की प्रतिभा क्या है वो आपको लिखनी है। नीले जल में झिमझिमाती गौरवपूर्ण देह का प्रयोग कवि ने किस दृश्य के रूप में किया है वो आपको बताना है। सिल्वर वेल्डिंग की मूल संवेदना स्पष्ट करनी है दोस्तों। सिंधु सभ्यता का सौंदर्य समाज पोषितता अतीत के दबे पाव पाठ के आधार पर आपको बताना है दोस्तों। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का साहित्यिक परिचय देना है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। धर्मवीर भारती का साहित्यिक परिचय। आलेख लेखन को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए, आलेख लेखन क्या होता है दोस्तों। ठीक है, शिक्षा का निजीकरण व महंगा होना, एक फीचर तैयार कीजिए, इस पर आप फीचर तैयार कर सकते हैं। यह आगे सप्रसंग व्याख्या करनी है आपको, ये कहाँ से उठाया गया है ना, ये हमारी हिंदी की बुक का नाम लिखना है, कौन से पाठ से लिया गया है, किस लेखक द्वारा लिखा गया है, फिर इसकी व्याख्या करनी है। ठीक है, कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद गद्यांश आ गया, गद्यांश की आपको व्याख्या करनी है, इसके भी 6 नंबर मिलेंगे आपको, इसके भी 6 नंबर।
ठीक है। तो हिंदी तो बहुत क्या, हिंदी में आपको दिक्कत आएगी नहीं दोस्तों। देखिए, कार्यालय निर्देशन ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग जयपुर राजस्थान की ओर से प्रशासन गांव के संघ अधिनियम या अभियान के तहत 2 दिवसीय शिविर आयोजन करने की विज्ञप्ति तैयार करनी है। क्या करनी है आपको यहाँ पर दोस्तों, विज्ञप्ति तैयार करनी है। राजस्थान सरकार भाषा विभाग जयपुर की ओर से सभी विभागों को हिंदी भाषा को प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए आप क्या करें, कार्यालय ज्ञापन तैयार करें। ज्ञापन तैयार करना है यहाँ पर। निम्न में से किसी भी एक विषय पे आपको निबंध लिखना 300 शब्दों में। 300 शब्द मतलब 30 लाइन में। 30 लाइन में आपको क्या लिखना है दोस्तों, इन चारों में से किसी भी एक पर निबंध लिखना है, ठीक है ना। तो जो आपको सही लगे उस पर आप लिख सकते हो दोस्तों। ये मैंने आपको बता दिया आपका हिंदी का पेपर है। जिसको भी दोस्तों 12th के बाद में टीचर बनना है वो आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड करे दोस्तों, बीएसटीसी कोर्स ज्वाइन करे और घर बैठे शानदार तैयारी करे। अगर आपके मोबाइल में फ़ोन पे नहीं है, दूसरे से फ़ोन पे करवाना चाहते हो तो भी यहाँ पर नंबर दिए कि इस नंबर पे कॉल करें कि सर फ़ोन पे नहीं है मेरे पास में, आप बताओ कैसे करो, तो आपकी हेल्प कर दी जाएगी दोस्तों, ठीक है। बाकी मैंने आपको बता दिया है, आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड कर लेवे और यहाँ पर आपको सभी विषयों की क्लासें वगैरह सब मिल जाएगा, ठीक है ना। 12th की सभी क्लासें, बाद में बीएसटीसी की तैयारी भी करवा देंगे, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से आप तैयारी करते रहो, कोई भी आपको चिंता नहीं करनी है और कमेंट कर देना आपको नेक्स्ट क्लास किस विषय की चाहिए। जय हिंद, जय भारत।